नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर भारतेंदु गौतम आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है वायुदाब और वायुदाब पेटियां। दोस्तों, वायु एक भौतिक वस्तु है जो अनेक प्रकार की गैसों का एक यांत्रिक मिश्रण होती है। इसका अपना स्वयं का एक भार होता है और इसी के कारण वायु अपने धरातल पर दबाव डालती है। सागर तल या धरातल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के भार को ही वायुदाब कहते हैं। अर्थात जो हमारे चारों तरफ वायु है वो प्रति इकाई क्षेत्र पर जो दबाव डालती है या भार डालती है उसे वायुदाब के नाम से जाना जाता है। वायुदाब को नापने के लिए मिलीबार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों? मिलीबार का। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि वायुदाब को नापने की इकाई कौन सी है, तो उसका सही उत्तर होगा मिलीबार। दोस्तों, सामान्यतया सागर तल पर वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। कितना दोस्तों? 1013.25 मिलीबार। दोस्तों, एक समदाब रेखाएं होती है। कई बार समदाब रेखाओं के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। समदाब रेखाओं की परिभाषा इस प्रकार है दोस्तों। सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को समदाब रेखा या आइसोबार कहा जाता है। तो दोस्तों, आइसोबार क्या है? समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है। दोस्तों, धरातल के निकट वायुदाब सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब कम होने लगता है। ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब के कम होने का प्रमुख कारण यह है कि ऊंचाई की ओर जाने पर वायु विरल होकर फैलती जाती है, यानी वायु का घनत्व कम होता जाता है। फलस्वरूप हमें वायुदाब कम महसूस होता है। प्रति 600 फीट की ऊंचाई पर 3.4 मिलीबार की दर से वायुदाब घटने लगता है। तो दोस्तों, ये वायुदाब का लंबवत वितरण है, यानी ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब में गिरावट महसूस की जाती है। और वो किस कारण से है दोस्तों? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायु विरल होती जाती है, उसका घनत्व कम होता जाता है। तो दोस्तों, एक और तथ्य यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि वायुदाब और तापमान में भी उल्टा संबंध होता है। यदि तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम हो जाएगा और तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक हो जाएगा। यानी यदि थर्मामीटर का पारा चढ़ता है तो बैरोमीटर का जो पारा है वो नीचे गिरेगा, और जब थर्मामीटर का पारा नीचे गिरेगा तो बैरोमीटर का सूचकांक ऊपर की ओर चढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध है। तापमान बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है और तापमान घटने पर वायुदाब बढ़ जाता है। ये तो था दोस्तों वायुदाब का लंबवत वितरण। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पृथ्वी के ग्लोब पर वायुदाब का वितरण किस प्रकार पाया जाता है, यानी क्षैतिज वितरण किस प्रकार का है। अक्षांशीय दृष्टि से जो वायुदाब का वितरण है वो किस प्रकार का है। दोस्तों, अक्षांशीय दृष्टि से सर्वत्र वायुदाब का वितरण समान नहीं है, क्योंकि कई कारण हैं जो वायुदाब के वितरण पर प्रभाव डालते हैं। जिनमें पहला कारक दोस्तों हमने देखा ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब घटता जाता है। दूसरा कारक है तापमान बढ़ता है तो वायुदाब क्या होता है दोस्तों? घटता है, और तापमान घटता है तो वायुदाब बढ़ता है। इसका भी वायुदाब पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से दोस्तों समुद्र तल से निकटता का भी वायुदाब पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से पृथ्वी की गतियों का भी वायुदाब पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी की गति से जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, घूर्णन गति के कारण जो पृथ्वी की वायु है वो फैल जाती है, उठ करके दूर चली जाती है, जिससे वायुदाब कम हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से विभिन्न कारक हैं जो वायुदाब के वितरण पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, यदि पृथ्वी के ग्लोब पर वायुदाब का वितरण का अध्ययन किया जाए तो उन्हें दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है, जिनमें पहला है दोस्तों उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र और निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र को दोस्तों प्रतिचक्रवाती क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हवाएं नीचे की ओर उतरती हैं, इसलिए प्रतिचक्रवाती दशा उत्पन्न होती है और वायुदाब बढ़ जाता है।
दूसरा है दोस्तों निम्न वायुदाब, जहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और बाहर की ओर फैल जाती है। तो इस प्रकार से प्रतिचक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों पृथ्वी के ग्लोब पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 7 पेटियां। पृथ्वी के ग्लोब पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां हैं, जिन्हें 2 बृहद समूह में बांटा जा सकता है। पहली तापजन्य वायुदाब पेटियां और दूसरी गतिजन्य वायुदाब पेटियां। दोस्तों तापजन्य जो पेटियां हैं वे तापमान के कारण उत्पन्न होती हैं। किनके कारण दोस्तों? तापमान के कारण। और गतिजन्य जो पेटियां हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। अभी आपको मैंने बताया था दोस्तों वायुदाब के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जिनमें तापमान और पृथ्वी की घूर्णन गति काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो तापमान के कारण भी वायुदाब में कमी या अधिकता होती है, अंतर होता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी तापमान में अंतर या उनकी उसमें कमी अधिकता देखी जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं तापजन्य वायुदाब पेटियों के बारे में कि किस प्रकार से तापमान के कारण वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों पृथ्वी के ग्लोब पर 2 तापजन्य पेटियां हैं। कौन सी हैं दोस्तों? 2। पहली है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और दूसरी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। दोनों जो पेटियां हैं वो तापमान के कारण उत्पन्न होती है। सबसे पहले दोस्तों हम भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का अध्ययन करते हैं। दोस्तों भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी जो है ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5-5 डिग्री अक्षांशों तक स्थित होती है या मिलती है। भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर 5 डिग्री और भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर 5 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, दिन रात बराबर होते हैं। अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर फैलती है और ऊपर उठती है, जिससे यहाँ पर निम्न दबाव बना रहता है। तो दोस्तों ये जो पेटी है ये तापजन्य पेटी है। यहाँ पर सूर्य का तापमान वर्ष पर अधिक बना रहता है, किरणें सीधी पड़ती है, फलस्वरूप धरातल अधिक गर्म हो जाता है और धरातल गर्म होने से वहाँ की हवाएं ऊपर उठ करके फैल जाती हैं, दूर चली जाती हैं, फलस्वरूप वहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है। दोस्तों इस कारण से इस पेटी को डोलड्रम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की क्षैतिज गति नहीं होती है। क्षैतिज का मतलब है हवाएं यहाँ पर लंबवत चलती हैं, धरातल से ऊपर की ओर उठती है, क्षैतिज गति हवाएं यहाँ पर नहीं करती, यानी कि यहाँ पर ये शांत पेटी है। यहाँ पर हवाएं क्षैतिज रूप से गति नहीं करती, ये शांत पेटी है और इसी शांत पेटी के कारण इस पेटी को डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भूमध्य रेखीय जो निम्न वायुदाब की पेटी है ये एक तापजन्य पेटी है जो कि पृथ्वी के ग्लोब पर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य में भूमध्य रेखा से पाई जाती है। और ये उत्पन्न क्यों होती है दोस्तों कि वर्ष भर किरणें सीधी पड़ती है और धरातल अधिक गर्म होने पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती और फैल जाती है, जिससे ये तापजन्य पेटी उत्पन्न होती है। दोस्तों इसे पृथ्वी के ग्लोब पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये जो क्षेत्र है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र है, यहाँ पर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों हवाएं ऊपर उठ कर के फैलती हैं। क्या होती है दोस्तों? हवाएं ऊपर उठ कर के फैलती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको बीच वाला क्षेत्र है, यहाँ पर असेंडिंग एयर लिखा हुआ है। यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, फलस्वरूप यहाँ पर हवाएं ये देख रहे हैं दोस्तों आप ऊपर उठ कर के फैल रही हैं। तो ऊपर उठ कर के फैलने के कारण यहाँ पर वायुदाब न्यून हो जाता है और इसे शांत पवन की पेटी या डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पहली पेटी हो गई जिसे हम भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी के नाम से जानते हैं और ये एक तापजन्य पेटी है। दोस्तों अब हम दूसरी वायुदाब की पेटी पर आते हैं। दूसरी वायुदाब की पेटी का नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। दोस्तों ये उच्च वायुदाब की पेटी है। पृथ्वी ग्लोब पर हम देखेंगे तो प्रत्येक 2 न्यून वायुदाब की पेटियों के मध्य एक उच्च वायुदाब की पेटी स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के बारे में। दोस्तों ये जो पेटी है ये पृथ्वी के ग्लोब पर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में दोनों ओर पाई जाती है। देख रहे हैं दोस्तों आप 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों तरफ, कहाँ से? भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा से आप उत्तर की ओर चले जाइए
और भूमध्य रेखा से आप दक्षिण की ओर चले जाइए तो उत्तर की ओर भी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य और नीचे की ओर भी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य इस पेटी का विस्तार देखने को मिलता है। तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी का विस्तार दोस्तों भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर केवल शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर वर्ष भर ऊंचा तापमान बना रहता है और उच्च तापमान के कारण यहाँ पर जो वायुदाब है वो निम्न होना चाहिए। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है। तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है और तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होता है। तो चूंकि यहाँ पर लगभग 10 महीने सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा सूर्य की किरणों के सीधे चमकने की अंतिम सीमाएं हैं, तो यहाँ पर 10 महीने सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। फलस्वरूप यहाँ पर तापमान दोस्तों अधिक होता है और अधिक तापमान होने के कारण ये जो पेटी है ये कैसे होनी चाहिए दोस्तों, निम्न वायुदाब की होनी चाहिए। इसके बावजूद यहाँ पर वायुदाब कौन सा है, उच्च वायुदाब है। इसके 2 कारण हैं दोस्तों। नंबर 1, भूमध्य रेखीय भागों से ऊपर उठने होने वाली हवाएं और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब से उठने वाली हवाएं इन अक्षांशों में ठंडी होकर के नीचे उतरती है। तो दोस्तों ये जो पेटी है ये कौन सी पेटी है दोस्तों, गतिजन्य पेटी है। कौन सी पेटी दोस्तों, गतिजन्य। आपको मैंने शुरुआत में बताया था दोस्तों कि जो गतिजन्य पेटियां हैं वो दो हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी है दोस्तों गतिजन्य है क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा से ऊपर उठने वाली हवाएं और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से उठने वाली हवाएं दोनों हवाएं ठंडी होकर के इस वाले भाग में नीचे की ओर उतरती हैं। फलस्वरूप इस वाले भाग में उच्च वायुदाब का विस्तार पाया जाता है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह है दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तर और 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दक्षिण। ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि इन दोनों पेटियों में हवाएं एक तो कहाँ से नीचे उतर रही है दोस्तों, भूमध्य रेखा से नीचे उतर रही है दोस्तों, कहाँ से, भूमध्य रेखीय भागों से, और दूसरी कहाँ से उतर रही है, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब वाले क्षेत्रों से। इसी तरह से दक्षिण की ओर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक तो भूमध्य रेखा से नीचे उतर रही है और दूसरी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब से नीचे की ओर उतर रही है। तो दोनों स्थानों से हवाएं यहाँ पर आकर के नीचे उतरती है। फलस्वरूप यहाँ पर प्रतिचक्रवातीय दशा उत्पन्न होती है और प्रतिचक्रवातीय दशा उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर वायुदाब अधिक हो जाता है। इस कारण से इस उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। दोस्तों 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है दोस्तों। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश है उन्हें हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्राचीन काल में जब पाल वाले जहाज चला करते थे तो वो इन अक्षांशों में आकर के रुक जाते थे क्योंकि यहाँ पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं होती थी। तो व्यापारी ये समझते थे कि उनके जहाज़ों पर भार अधिक हो गया जिससे वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अधिकांश तौर से यहाँ पर वे जहाज़ चला करते थे जिनमें घोड़े लदे हुए होते थे। तो घोड़ों के व्यापारी उन जहाज़ों में से घोड़ों को निकाल करके वापस समुद्र में फेंक देते थे जिससे कि जहाज़ हल्का हो जाए। तो इस कारण से इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। जो कौन से हैं दोस्तों, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो अक्षांश है उन्हें हॉर्स लैटिट्यूड, ये नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 पेटियाँ हो गई है। पहली भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी जो कि तापजन्य न्यून वायुदाब की पेटी थी और दूसरी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी जो कि गतिजन्य उच्च वायुदाब की पेटी थी। इसके बाद दोस्तों हम तीसरी पेटी देखते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। दोस्तों ये जो पेटी है ये भी गतिजन्य पेटी है। कौन सी पेटी दोस्तों, गतिजन्य पेटी है। और इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है दोस्तों, 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी दोस्तों 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है। देख रहे हैं दोस्तों आप पृथ्वी के ग्लोब पर दोनों तरफ 60 डिग्री से, पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी पाई जाती है। तो दोस्तों 60 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। फलस्वरूप तापमान वर्ष भर कम रहता है।
तो तापमान कम रहने पर यहाँ पर वायुदाब कैसा होना चाहिए बताइए? तापमान कम रहने पर वायुदाब अधिक होना चाहिए। तो ये एक उच्च वायुदाब की पेटी होनी चाहिए, लेकिन ये कौन सी पेटी है दोस्तों? ये न्यून वायुदाब की पेटी है। तो दोस्तों यहाँ पर वापस एक और तथ्य आ गया कि तापमान कम होने के बावजूद भी ये एक न्यून वायुदाब की पेटी है। तापमान कम है लेकिन वायुदाब उच्च होना चाहिए, लेकिन तापमान कम होने के बावजूद भी ये एक न्यून वायुदाब की पेटी है। ऐसा क्यों है दोस्तों, ये हम देखते हैं। दोस्तों, वर्ष भर तापमान कम होने के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब मिलता है, किंतु इस न्यून वायुदाब का तापमान से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है। तापमान कम होने पर वायुदाब निम्न के स्थान पर कैसा होना चाहिए दोस्तों? उच्च होना चाहिए। फिर भी यहाँ पर कैसा मिल रहा है दोस्तों? न्यून मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि इस कम वायुदाब का तापमान से कोई संबंध नहीं है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, फलस्वरूप गतिजन्य कम वायुदाब का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये जो पेटी, ये भी गतिजन्य वायुदाब की पेटी है। तो दो पेटियां गतिजन्य हो गई दोस्तों। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, जो कि दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाई जाती है, और उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी, जो कि 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाई जाती है। 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न विक्षेप बल के कारण पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है। तो जो कोई भी वस्तु अपनी दूरी पर घूमती है उसमें दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं दोस्तों। एक तो होता है अपकेंद्रीय बल और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल बाहर से केंद्र की ओर कार्य करता है और अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण जो हवाएं हैं वो इस पेटी में बाहर की ओर फैल जाती हैं। 60 से 65 डिग्री अक्षांशों वाली पेटी में बाहर की ओर फैल जाती हैं। वो आपको मैंने बताया था दोस्तों। वो हवाएं इस पेटी से ऊपर उठ करके कहाँ नीचे उतरती है दोस्तों? ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये हवाएं इस पेटी से ऊपर उठ करके और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी में नीचे उतर जाती है। ये देखिए दोस्तों, 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य से जो हवाएं उठी हैं वो हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी में उतर जाती हैं, और इस 60 से 65 डिग्री अक्षांश वाली पेटी में कौन से वायुदाब का निर्माण होता है दोस्तों? न्यून वायुदाब का निर्माण होता है, और ये गतिजन्य न्यून वायुदाब की पेटी बन जाती है। तो दोस्तों 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य में न्यून वायुदाब की पेटी का विस्तार हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि एक बल होता है दोस्तों जिसे कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। कौन सा दोस्तों? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस नामक विद्वान ने बताया था कि दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ये देखिए दोस्तों, और ये किसकी वजह से होता है? कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने का उत्पन्न होता है, और इस बल के प्रभाव से जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे जी कोरियोलिस नामक विद्वान के द्वारा खोजा गया था। किस विद्वान के द्वारा दोस्तों? जी कोरियोलिस नामक विद्वान के द्वारा इस बल को खोजा गया था, इसलिए इसे कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। और ये जो कोरियोलिस बल है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जिससे हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, और इसका प्रभाव पवनों की दिशा पर भी पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों, जो चौथी पेटी है वो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। दोस्तों ये जो पेटी है ये तापजन्य पेटी है, क्योंकि ये ध्रुवों पर पाई जाती है, और ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण वायुदाब स्वतः ही ऊंचा हो जाता है। क्योंकि ध्रुवों पर वर्ष भर सूर्य किरणें तिरछी पड़ती है, वहाँ लगभग 10 महीने शीत ऋतु पाई जाती है, और लगभग 10 महीने शीत ऋतु पाई जाने के कारण इन उत्तरी गोलार्ध ध्रुवीय भागों में जो तापमान है वो अत्यंत कम होता है, और अत्यंत कम होने के कारण ध्रुवीय भागों में जो वायुदाब की पेटी वो उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है, इसलिए इन्हें ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है ये तापजन्य पेटी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने समझा कि किस प्रकार से तापमान और पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव वायुदाब की पेटियों पर पड़ता है। तापमान के कारण तो दोस्तों दो पेटियाँ उत्पन्न होती है। एक तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, जहाँ पर संवहनीय धारा उत्पन्न होने के कारण हवा ऊपर उठ जाती है, और दूसरी जो पेटी है दोस्तों वो है
ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी जहाँ पर वर्ष पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और जहाँ पर निम्न तापमान होने के कारण वायुदाब अधिक पाया जाता है। और दोस्तों 2 गतिजन्य पेटियाँ यहाँ पर हो गई। पहली उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। यहाँ उच्च वायुदाब क्यों है? क्योंकि भूमध्य रेखीय भागों से और उपध्रुवीय भागों से आने वाली जो हवाएं हैं वो यहाँ पर ठंडी होकर के नीचे उतरती है, फलस्वरूप प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न होती है और यहाँ पर जो वायुदाब है वो अधिक हो जाता है। और जो दूसरी पेटी है दोस्तों वो है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी घूर्णन के कारण इन अक्षांशों से वायु फैल कर स्थानांतरित हो जाती है, फलस्वरूप यहाँ पर गतिजन्य कम वायुदाब का आविर्भाव होता है। तो दोस्तों 2 पेटियाँ तो गतिजन्य हो गई, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, और 2 पेटियाँ तापजन्य हो गई, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये तो हो गई तापजन्य, और गतिजन्य में हो गई उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी। दोस्तों वायुदाब की पेटियों में स्थानांतरण भी होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और स्थानांतरण संबंधित होता है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है या कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो वायुदाब की सभी पेटियां खिसक करके उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, किस कारण से? सूर्य के उत्तरायण होने के कारण वायुदाब की सभी पेटियां खिसक करके उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती है, और इसके पश्चात जो वायुदाब की जो पेटियां हैं वो खिसक कर दक्षिणायन होने के समय वायुदाब की जो पेटियां हैं वो खिसक करके शीतकाल के समय जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाता है तो किरणें मकर रेखा पर लंबित होती है, अतः सभी वायुदाब की पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इनकी आदर्श स्थिति केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, जबकि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर वायुदाब की पेटियों के स्थानांतरण के बारे में भी ये तथ्य स्पष्ट हो गया दोस्तों कि जो वायुदाब की पेटियां हैं ये ग्रीष्मकाल में जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, और जब सूर्य दक्षिणायन की ओर होता है तो दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर के समय इनकी स्थिति आदर्श होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो स्थिति है दोस्तों ये एक आदर्श स्थिति है वायुदाब की पेटियों की, जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को संपन्न होती है, जबकि 21 जून और 22 दिसंबर कब दोस्तों 21 जून और 22 दिसंबर को सूर्य की जो स्थिति होती है वो क्रमशः उत्तरायण और दक्षिण होती है, फलस्वरूप वायुदाब की पेटियां उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। 21 जून को जब हम देखते हैं दोस्तों 21 जून को क्या होता है, जो वायुदाब की पेटियां हैं ये 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, और 22 दिसंबर को दोस्तों 22 दिसंबर को ये जो वायुदाब की पेटियां हैं ये 5-5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इन्हें वायुदाब की पेटियों का स्थानांतरण कहा जाता है। और वायुदाब की पेटियों का स्थानांतरण क्या होता है दोस्तों? वायुदाब की पेटियों के स्थानांतरण का जो मुख्य कारण है वो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने वायुदाब की पेटियों का चैप्टर पढ़ा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, कुछ जो प्रश्न बनते हैं वो ये है कि वायुदाब किसे कहते हैं, इसके अलावा वायुदाब को नापने की इकाई कौन सी है, ये इसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों। और इसके बाद ये दोस्तों की तापजन्य वायुदाब की पेटियां कौन सी हैं, गतिजन्य वायुदाब की पेटियां कौन सी हैं, इसके अलावा कोरियोलिस बल किसे कहते हैं, और वायुदाब की पेटियों के स्थानांतरण को समझाइए। छोटे प्रश्न बनते हैं। और जो बड़ा प्रश्न है वो दोस्तों इस प्रकार बन सकता है कि वायुदाब को परिभाषित कीजिए और पृथ्वी पर वायुदाब के वितरण को स्पष्ट कीजिए। आशा है कि आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।